बच्चों, मैं शेखर सर। टॉपिक आपका वही चल रहा है लेकिन एक्सरसाइज 1 आपका 2 है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं बेटा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है, यानी कि जो संख्याएं दी हैं इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए हम इस संख्या को ले रहे हैं 140 को, ठीक है ना, तो 140 को ले रहे हैं। ठीक, 140 के कैसे फैक्टर करेंगे आप देखो जरा। तो 140 के फैक्टर आप करो, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10 होगा। अब 2 से जाएगा नहीं तो 5 3 से जाएगा नहीं तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इसका फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर बेटा यहाँ पर 1 है तो कितनी बार 2 लिखा है, 2 बार 2 लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुणते 5 गुणते 7। इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को लिखा, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये संख्या। ठीक है ना, तो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड करे। इसमें एक विधि और आती है, वो विधि क्या आती है, वृक्ष विधि। अगर कोई आपसे पूछे कि वृक्ष विधि के द्वारा, वृक्ष विधि द्वारा आप क्या करें, गुणनखंड करें, तो देखो कैसे करते हैं, हम आपको सिखाते हैं यहीं पर। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, 140 को ले लेते हैं, या फिर हम इसको ले लेते हैं, कौन सा, दूसरे वाले सवाल को हम ले लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास कितना है, 156 है। ठीक है ना, तो समझो जरा, इसके मैं 2 भाग करूंगा बेटा, 2 शाखाएं होंगी वृक्ष की। ये हमारा वृक्ष है 156, यानी कि हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर हमारा अच्छा, तो निश्चित 2 से चला जाएगा। जब 2 का भाग इसमें देंगे तो पहली शाखा जो होगी, अब 2 का भाग इसमें देंगे 15 में, 2 सत्ते 14 बचा 1, दुर्वट 16, 78 हो गया। ठीक है बेटा, इसकी तो फैक्टर होंगे नहीं, लेकिन इसकी 2 शाखा फिर हो जाएंगी, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक आपका 8 है, 2 तिहाई 6 हो गया और आपका बचा 1 दुने 18 हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी गुणनखंड होंगे नहीं, फिर इसके होंगे तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 9 आपका इकाई का अंक आ गया बेटा, तो 3 से कट जाएगा। तो जब 3 से कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिको 9 और 13 की कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, 13 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके जो गुणनखंड होंगे यहाँ से आप देखेंगे, इधर इसके 2 भाग कर दीजिए इस प्रकार से, और साथ में लास्ट वाले को भी आप ले लीजिए। ये पूरे गुणनखंड इसके भाग हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मैंने यहाँ पर सिखाया और वृक्ष विधि के द्वारा गुणनखंड करना भी सिखाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 156 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, और यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1 बेटा, 2 की पावर 2 और 3 गुणते 13 है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है ना, एक आध और लेके चलते हैं, बकाया आप करेंगे होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर चलो इसको ही ले लेते हैं, इसको जरा समझ लो। ठीक, तो 3000 हमारा कौन सा है, 3825 है। ठीक, इसके फैक्टराइजेशन करें, यहाँ समझो, तो 3825। ठीक है ना, तो आपको देखना है 5 से तो कट ही जाएगा क्योंकि इकाई का अंक आपका 5 है। 3 से भी चेक करते हैं, 5 2 7, 7 8 7 15 3 18, यानी कि अगर अंकों का योगफल बेटा 18 आ जाता है तो निश्चित है ये संख्या 3 से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा आपका 2, 3 सत्ते 21 और 3 5 15। अब जोड़ेंगे 5 7 5 12 2 14 15, यानी कि आपका 3 से फिर कट जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 2 7 7 4 11। अब नहीं कटेगा बेटा तो 5 से कटेगा, 5 8 40 और 5 बचा 2 आपका 5 25। ठीक है बेटा, फिर 5 से देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि आपका यहाँ पर 17 एकम 17। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसकी जो फैक्टर हो गया वो 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते
5 गुणते 17 आ गया बेटा समझ में, कंफर्म हो गया, आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 दो बार लिखा तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर भी 2 हो जाएगी और 17 सिंगल है तो अकेला रहेगा। यही इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में सवाल को लिख दिया गया है। पक्का है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पर हम इसकी ओर समझा देते हैं इस सवाल को, ठीक। यहाँ पर ये आपका चला जाएगा बेटा काय में, होमवर्क में चला जाएगा। आप बेटा मुन्ना ऐसे करके आना, ठीक है ना। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, बस बता दूंगा। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 5000, किसका 5 का, तो आप देख रहे हो 5000 5 का यहाँ पर कर देते हैं या यहीं पर कर देते हैं हम 5000 5 का फैक्टराइज। 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 एकम 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया तो देखते हैं किससे कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 यानी कि आप देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड है, इसका मतलब ये संख्या निश्चित ही कोई ना कोई अभाज्य ही संख्या से कटेगी। चलो 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7 से चेक करते तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा तो आपका 307 चौको 28 बचा, 2 7 3 यानी कि 7 से ये कट गया। लेकिन अब ये 7 से नहीं जा रहा है क्योंकि 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, तो किससे चेक करते हैं, एक अभाज्य संख्या को 11 से देते हैं। तो 11 एकम 11 बचा 3, 11 3 33 ले कट गया, 13 से कट गया बेटा 1 हो गया। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो 5005 का जो गुणनखंड हो गया अभाज्य, वो 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया, मैथ समझ में बिल्कुल आसान है, लगाना आसान है। थोड़ा सा आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर आपका बेटा दूसरा है कि निम्न इग्मों से मासा और लासा मुझे ज्ञात करना है, ठीक है ना। और जांच करना है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका एलसीएम की मासा और लासा के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो कैसे चेक कर, मतलब कि इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो जरा, ठीक। बहुत ही आसान होने वाला है सवाल। इस सवाल को हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों, ये सवाल आपका होमवर्क में बेटा जाएगा, छोटा सा सवाल है, ठीक है ना। तो किसको लगाएंगे, हम इस सवाल को लगा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे 510 और हमारे पास 92, दो संख्या है। इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो यही कर लेते हैं। 510 का यहाँ पर करेंगे तो हम देखते हैं शून्य तो निश्चित ही 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब आपका 2 से नहीं जाए क्योंकि 5 आ गया, 5 से काटेंगे या 3 से देख लेंगे, आपका 3 24, 3 से कट जाएगा, 3 24 बचा 1, 3 15। फिर 5 से देख लेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 7 35 और फिर हम 17 से देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा इसका फैक्टराइजेशन 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 हो गया। इसी प्रकार से 92 के यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। लेकिन ये 23 किसी से नहीं कटेगा, तो ये 2 गुणते आपका 23 हो गया। अगर हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कराएं, मासा ज्ञात करें बेटा, तो हम क्या होगा, तो आप यहाँ देख रहे हो ये 2 इसमें मिल गया और कुछ मिला, और कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मिल रहा नहीं मिल रहा है, देखो कितना, इसका मतलब क्योंकि 3 यहाँ और 3 यहाँ नहीं, 23 है, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 17, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो कॉमन है वही तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, यानी कि मुझे इसका लासा ज्ञात करना है। तो देखो लासा क्या हो जाएगा, तो मासा की सहायता से हम लासा ज्ञात करते। तो मैंने आपको सूत्र लिखाया था, समझाया था पिछले वाले वीडियो में कि जो एलसीएम होता वो होता दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दो संख्याएं कौन सी हैं, दो संख्याएं, पहली संख्या बेटा आपकी 510 है और दूसरी संख्या आपकी 92, ठीक है ना।
अपॉन आपका हाईएस्ट फैक्टर आपका 2 है, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 चौको 8 और 2 छक 12 है, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 46 शून्य आपका 46 हो जाएगा, या गुणा कर लेना 6 शून्य आपका शून्य हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि इसका आपका 23,460 आपका आ गया, ठीक है जी। आपका एलसीएम निकल के आया। लेकिन मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे जांच भी तो करना है। जांच क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मासा गुणते लासा होता है, तो हम यहाँ पर इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणते लासा, ठीक है ना। तो पहली संख्या आपकी 510 है, दूसरी संख्या आपकी 92 है, और मासा आपका कितना है, मासा आपका 2 है, और लासा आपका 23,460 है। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 चौको 8, 1 आपका 9 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 46,920 हो गया। तो पक्का 100% इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आपका 46,920 होगा। चेक कर लेना बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चेक कर लेना, आपका यही इसकी जांच हो गई, ठीक है ना। एक सवाल और हम समझा देते हैं इसी में आपको। तो यहाँ कौन सा सवाल समझा रहे हैं हम आपको, यहाँ हम आपको सवाल समझा रहे हैं तीसरा, ठीक है। 2 पार्ट मैंने कर दिए, पहला आपके लिए छोड़ दिया है। तीसरा है 336 और चौवन के फैक्टर करना है। फिर वही सिस्टम बेटा, ये आपका 336 लिखा है, 2 से काटे कम, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7 हो गया। इसी प्रकार से चौवन के यदि हम करते हैं फैक्टराइजेशन, तो 2 दूनी 4 आपका, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 7 14 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। बड़ा आसान है, फटाफट मैंने कर दिया। देखो तो 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 आ गया मन्ना, बात क्लियर है। मैसान बहुत आसान है, ये मैथ की नगरी है, बिल्कुल आसान है, समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ से ले लिया, अब 2 नहीं है तो कितना है, केवल 3, ये बच्चा देखो ये 3 है, इसको ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 है। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 6 आ गया। वो अगर हम इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, तो मैंने बताया सूत्र की सहायता से दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और पहली संख्या हमारी 336 है, दूसरी संख्या बेटा हमारी 54 है, और हाईएस्ट कॉमन 6 है, यानी कि मास है। तो 6 में 54 है, गुणा करेंगे तो 9 छक 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 छक 54 हंस लगाई आपकी 5 है, 9 3 27, 27 5 आपका 32 हो गया, और 9 3 27 और 27 और 3 आपका 30, यानी कि 3000 आपका 24 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। हमने आपको एलसीएम भी ज्ञात कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ज्ञात कर लिया। अब मुझे करना है क्या, मुझे केवल जांच करना है। तो जांच देखो मैं आपको बताता हूँ जांच कैसे की जाती है, अभी मैंने बताया, फिर देखते हैं। तो सूत्र वही है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणते लासा, ठीक है ना। तो पहली संख्या हमारी 336 है, दूसरी संख्या बेटा हमारी
54 है, मासा इसका 6 आ गया, लासा इसका 3024 आ गया। मासा का गुणा लासा में करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हो जाएगी, 6 दूनी 12, 12 दो 14 हो जाएगा, 6 3 18, 18 144 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका भी तो 18,144 आएगा। चेक कर लेना, पक्का आएगा, 101% आएगा। ठीक है ना। तो इसको चेक अवश्य कर लेना। ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल पूरा हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके 2 सवाल है बेटा, एक तीसरा सवाल है, एक यहाँ पर चौथा सवाल लिख दिया मैंने। अभाज्य गुणनखंड विधि से मुझे मासा और लासा भी ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मासा 2 संख्याओं का मासा यहाँ पर बेटा 9 दिया है, तो इन 2 संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, लासा दिया है। यानी कि इस प्रकार से सवाल यदि आपको आ जाता है तो ये समझो कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या लिखी हैं तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इन 2 संख्याओं का मासा बराबर 9 दिया है, तो इन्हीं 2 संख्याओं का मुझे लासा ज्ञात करना है। ठीक है ना। दोनों सवालों का सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जरा समझें आप। ठीक है ना। तो पहली संख्या हमारी 12 है, दूसरी 15 है और तीसरी आपकी 21 है। ठीक है। छोटी छोटी संख्या हैं, एलसीएम बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है ना। तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुणते आपका 7 हो जाएगा। अगर हम इसका HCF निकालते हैं यानी कि मासा ज्ञात करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। यानी कि तीनों संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों में तीनों जगह यानी कि क्या है, 3 कॉमन है और जो कॉमन होता वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड आपका कॉमन नहीं है, यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर हम इसका एलसीएम भी ज्ञात करते हैं तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम देखो अब यहाँ पर संख्या बेटा 2 है, 2 संख्याओं का मैंने क्या किया था, सूत्र के सहायता से एलसीएम निकाला था, लेकिन यहाँ पर संख्या हो गई 3। अगर सूत्र का प्रयोग करते तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, लेंथी सवाल हो जाएगा, इसलिए हम केवल गुणनखंड की सहायता से आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना सिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तो सभी में है, उसको मैंने क्या कर लिया, उतार लिया। उसके बाद आपका 2 यहाँ पर है, कहीं नहीं है तो 2 भी मैंने उतार लिया। यहाँ पर 2 यहाँ है, कहीं भी नहीं है तो 2 ए भी ले लिया हमने। 5 है अकेला, ए भी 5, यानी कि जितना भी कुछ बचा है संख्याएं वो सबको मैंने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है ना। तब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पंच 60 हो जाएगा और 60 गुणते 7 तो 7 छंग 42 यानी कि आपका 420 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसके एलसीएम ज्ञात हो गया। ठीक है ना। एक सवाल और हम आपको समझा देते हैं, इसी में आप देख रहे हैं इसका ये दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, समझने वाली बात है कि 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 ही होंगे। ठीक है ना। 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 ही होगा और 29 के फैक्टर करेंगे तो 29 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सभी हमारी कैसी हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। वो अगर आपने परिभाषा जानते होगी अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसलिए इसमें कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन है। वो बात क्या है बेटा, एक कॉमन तो है, अगर हम इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दें तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। हो गया आसान। ठीक है ना। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं हमें निकालना है क्या, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देख रहे हैं कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 17 भी आ जाएगी, 23 भी आ जाएगी और 29 भी आ जाएगी। गुणा करेंगे यहाँ पर 17 का गुणा करेंगे तो 51 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 34 5 आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। गुणते 29,
इसका आप गुणा करेंगे एलसीएम में, तो जब गुणा करके देख लेना तो लगभग आपका 22,338 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसकी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, या चेक कर लेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो 9 एकम बेटा 9 हो जाएगा, 9 ने 81, 8 हो गया, और 9 तियां 27, और 27 8 आपका 35 हो गया। 2 एकम 2 हो गया, 2 ने 18 हो गया, और 2 तियां 6 और 1 7 हो गया। 9 2 और 1 3, 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339 आ रहा बेटा इसका, 11,339 इसका आंसर है। ठीक है ना, कन्फर्म है, कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, सवाल को आगे लगाते हैं हम। अब आपका सवाल नंबर वही है, चौथा मैंने बताया था कि दो संख्याओं का आपका महासा दिया है, यानी कि पहली संख्या इसमें कितनी है, 306 है, दूसरी संख्या कितनी है, 657 है, और आपका इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ लिख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 9 है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो सूत्र कहता बेटा दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालने के लिए दो संख्या क्या है, 306 है, और आपका दूसरी संख्या क्या है, 657 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 9 है। अगर जी 9 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो इसका भाग इसमें भी जाएगा और इसका भाग इसमें भी जाएगा। तो इसमें देखें तो 963 जो भी था इसमें नहीं था, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो 963 यानी कि 3, 9 आपका 63 हो गया, 63 2 65, 9 3 27 यानी कि 73 हो गया। ठीक है ना, तो एलसीएम यदि यहाँ पर देखेंगे तो त्रिछंग आपका बेटा 18 हो जाएगा, और 3 3 को 9 हो जाएगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर चेक करते हैं तो 8 2 1 3 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 22,338 इसका एलसीएम आया। ठीक बेटा, ये आपका एलसीएम आ गया। इस प्रकार से ये पूरा आपका समाप्त सवाल आपका पूरा बेटा हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा सवाल नंबर आपका 5वां, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घातें n अंक शून्य पर समाप्त है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि 4 की घातें n किसमें, उदाहरण में बताया था, उदाहरण में बताया था हमने क्या कि क्या नाम को 4 की पावर जो n है वो शून्य पर समाप्त है। उसी प्रकार से इस सवाल को आपको लगाना है। ठीक है ना, इसलिए ये सवाल आपका क्या हो गया, ये सवाल आपका बेटा होमवर्क में चला गया। ठीक है ना, इसको आप करेंगे। अब आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। नया सवाल है, इसमें दो पार्ट दिए हैं, एक पहला हिस्सा और एक दूसरा हिस्सा। ठीक है ना, चाहे तो हम इसको लगा दें, चाहे इसको कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है। यदि आप इसको बाकी में समझ गए तो इसको लगा देंगे, तो आप इसे लगा देंगे, अगर हम इसको लगा देंगे तो आप इसे लगा देंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात, बहुत ही आसान है। हम इसको ही हल करते हैं। जब देखो तो आप देख रहे हैं कि 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस के 13। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। इसी प्रकार से इस सवाल में 5 यहाँ लिखा है और 5 यहाँ लिखा है, यानी कि 2 पद हैं। पहला पद यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा पद यहाँ से केवल सिंगल है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 13 मैंने कॉमन लिया, तो कितना बचा, यहाँ से 7 गुणते 11 लिखा रहेगा, गुणते 13 एकम 13 प्लस के 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है ना, और 13 आपका लिखा रहेगा, 11 का गुणा करेंगे 7 में, 11 7 77 एकम 77 ही रहेगा, और प्लस का 1, यानी कि 13 गुणते आपका ये 78 हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 78 के तो 13 छक्का 78 होता है, तो 13 गुणते 2 2 गुणते 3 यानी कि त्रिछंग आपका 78 हो गया। तो यहाँ बेटा देख रहे हो कि आपकी इस संख्या की जब हमने हल किया तो गुणनखंड 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, बल्कि 2 से अधिक आ गया। तो किसी भी संख्या के अगर 2 से अधिक गुणनखंड आ जाते हैं तो वो 100% संख्या भाज्य होगी, कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती है।
ये भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ठीक है ना, क्योंकि लिख देंगे हम, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। कैसे हैं? 2 से अधिक हैं, तभी तो हमारा यही आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप क्या करेंगे, होमवर्क में लेके जाएंगे, आप इसको खुद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, जब कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा, हम समझा दें। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 7वां है और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। ठीक, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। माना या मान लीजिए कि दोनों एक साथ एक ही स्थान पर, एक समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों उसी स्थान पर, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बात को समझो बेटा, यहाँ पर ये आपका वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना, और यहाँ पर कोई मतलब यहीं पर हमारे क्या है, सोनिया है, और इसी स्थान पर कौन है, रवि है। ठीक है ना, सोनिया जब इसका चक्कर लगाती है तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। ठीक, तो वो कितने समय के बाद इसी स्थान पर मिलेंगे? बात को जरा समझने की कोशिश करना, कितने समय के बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप दिमाग में एक बात, मतलब कि आप समझो इस बात को, सवाल को जरा समझो, सवाल की थ्योरी क्या कहती है। कितने समय के बाद, मान लीजिए कोई दो मतलब कि लड़का है, अगर यहाँ से वो राउंड कर रहा है, हो सकता है ये सोनिया है, को 3 चक्कर लगा ले, को रवि आपके 2 चक्कर लगा ले, या बेटा रवि 3 चक्कर लगा लिया, 4 लगा लिया, 5, या सोनिया 3, 4, 5 कोई भी लगा लो, तब जाकर के मिले। क्योंकि समय आप देख रहे कि समय अलग अलग है, तो चक्रों की संख्या निश्चित ही घटेगी और बढ़ेगी, कन्फर्म है। लेकिन दिमाग में बात को समझने की कोशिश करना कि कितने समय के बाद, इसका मतलब है कि मैं समझ रहा हूँ मेरे हिसाब से इसमें कितने समय के बाद वो मिलेंगे, तो समय कम से कम होना चाहिए। अधिक से अधिक समय की कोई बात नहीं, कि अधिक से अधिक तो समय की कोई यहाँ पर आकलन किया नहीं जा सकता है। अधिक से अधिक तो आप लगाती रहेंगे चक्कर, ठीक है ना, लेकिन कम से कम समय के बाद वो एक स्थान पर कब मिलेंगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। सवाल की जो थ्योरी है वो बेटा कह रही कम से कम समय के बाद कब मिलेंगे, और जहां कम से कम समय आ जाता है वहां समझ ले मुझे लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर में लगा समय बराबर 18 मिनट, और किसको, रवि को एक चक्कर, रवि को एक चक्कर एक चक्कर में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 के फैक्टर करेंगे तो आपका 2 गुणित 3 हो जाएगा, 2 3 6 3 18, और 12 के करेंगे तो 2 दूनी 4 4 3 12। तो इसका अभी हमने आपको समझाया सवाल में कि लघुत्तम सांप्रता ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि आपका मासा ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ कॉमन है 3 यहाँ ले लिया, लेकिन यहाँ पर 3 और 2 नहीं है तो 3 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, तो 2 3 6, 2 3 6 6 3 आपका 36 हो गया, यानी कि 36 मिनट बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अतः दोनों का मिलने का जो समय है बेटा वो कितना है, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है ना, आज इस वीडियो की समाप्ति बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ आप
करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके।